बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारियां कर रही है। जो मुनहरिफ अरकान की डी सीट होने के बाद इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस था उसमें उनके डी सीट होने के बाद ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, टिकट्स के हवाले से मीटिंग्स जारी हैं। बहुत से ग्रुप्स जो हैं वो सरगर्म हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जिन हलकों में मुनहरिफ अरकान इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उन हलकों में उन्हीं को जो है वो टिकट्स देने का ऐलान किया है। तो अब क्या स्टेटस है मुनहरिफ अरकान का प्रोग्राम के हिस्से में, इसको जानेंगे। हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद है उस्मा कारदार साहबा, मुनहरिफ रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उस्मा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मुझे ये बताएं कि अब मैं मुनहरिफ रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूँ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हूँ, क्या कहूँ? आप मुझे कुछ भी ना कहे जी, मुझे आप एक मुहब्बिल वतन कहें। अच्छा, जो कौम की खिदमत के जज्बे से सियासत में मैं आई हूँ और अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह कौम की खिदमत करेंगे जितना पहले की थी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे उस्मा साहबा बताइएगा, अभी फिलहाल आप लोगों का स्टेटस क्या है? देखिए, हम में से कुछ लोग जो इलेक्ट होके आए थे वो दोबारा जो है उन्होंने अपने कागज डाले हैं और वो उनकी स्क्रूटिनी वगैरह भी हो रही है और कुछ की हो चुकी है। वो तो इलेक्शंस में जाना उन्होंने उसको तरजीह दी है, तो इसलिए वो तो जिस नजीर चौहान है, सलमान नईम है, पर काफी लोग हैं, लंगड़ियाल साहब हैं, ये सारे इलेक्शन में जा रहे हैं दोबारा। अच्छा, हम लोग जो कुछ रिजर्व पे थे, हम लोग जो है इंशाल्लाह ताला हमारा जो राइट टू अपील है सुप्रीम कोर्ट में, हम उसको एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसमें कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर ली है अपील फाइल, हमारी भी आप देखेंगे कि आइंदा 3-4 दिनों में हमारी भी अपील फाइल हो जाएगी, क्योंकि हम ये फील करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन थी वो उन्होंने कुछ आईनी और कानूनी जो उसके तकाजे थे वो पूरे नहीं किए। अच्छा, तो इसलिए और वो कौन से आईनी और कानूनी तकाजे हैं जो पूरे नहीं किए इलेक्शन कमीशन ने? कि वो ये है कि 63A ये कहता है कि बहुत सारी प्री रिक्विजिट्स हैं, यानी कि डिफेक्शन से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आपने फुलफिल की हैं, पूरी की हैं, तो फिर आप यानी कि वोट डालने तक अगर आपकी वो सारी जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है फिर डिफेक्शन लगता है। अब इन लोगों ने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की थी। मसलन जो पार्टी की डायरेक्शन थी, पार्टी की जो पॉलिसी थी, वो उसकी कोई क्लैरिटी नहीं थी। उसका बिल्कुल मुझे तो मतलब पार्टी ने आपको कोई पहुंचा परवेज इलाही साहब को वोट करने के लिए पार्टी ने आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट नहीं किया? नहीं। अच्छा, और वो कह रहे हैं जो मीटिंग हुई थी 7 क्लब रूट पे, उस मीटिंग के अंदर हमने कहा था, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है? आपको किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं थी कि पार्टी परवेज इलाही साहब को सपोर्ट कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान ने परवेज इलाही साहब को वोट करना है? नहीं, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि ये सारी चीजें राइटिंग देनी पड़ती है आपको, ऐसे नहीं होता है। ये बात नहीं होती कि जी आपने किसी को बाय द वे कुछ कह दिया। आपको ये पॉलिसी जो डायरेक्शन आती है वो पार्लियामेंट्री लीडर से आती है और वो इन राइटिंग होती है, बड़ी क्लैरिटी के साथ आती है। आप अगर पढ़ें 63A तो वो उसमें आपको क्लियरली ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी। और जो इलेक्शन कमीशन की जो डिसीजन थी उसमें उन्होंने सेकंड लास्ट पैरा में खुद एडमिट किया है कि हमने जो है वो प्री रिक्विजिट जो है उनको हमने इस डिसीजन में नहीं कंसिडर किया। तो अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो जो है वो तो आईनी के कागज पूरे जाहिर वो तो करेंगे ना। अब उन्होंने तो बाय द बुक जाना होता है। नहीं तो फिर उसमें साहब उसमें जो अरकान अब इलेक्शन की तरफ चलेंगे, आप सलमान नईम साहब का कह रही थी, आप नुमान लंगड़ियाल साहब का कह रही थी, नज़ीर चौहान साहब का कह रही थी, तो ये लोग फिर क्यों नहीं समझते कि इनको भी यही प्ली जो है ये करनी चाहिए और इसी स्टांस को लेकर इनको भी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए? ये लोग इलेक्शंस में क्यों जा रहे हैं? बस इनका ये ख्याल है कि इससे बेहतर है कि हम इलेक्शन में चले जाएं दोबारा और फिर आवाम से वोट लेके आ जाएं, क्योंकि हमने कोई गलत बात नहीं की थी।
क्योंकि जो वादे अवाम से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक्स ने किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए, ना वो अपने मैनिफेस्टो पे चले हैं। तो हमारे जो एक नजरियाती उनसे अब इख्तिलाफ है, वो बेहतर है कि फिर अब हम अलहदगी का रास्ता इख्तियार कर लें। तो आप अब जो आप लोगों पर इल्ज़ामात लगते हैं, आप लोगों ने डील स्कीम के साथ पैसे लिए, टिकट्स के वादे इन लोगों ने आपको कमिटमेंट्स दी, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जितने भी मनहर फ़राकीन जो इलेक्शन में जा रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर जा रहे हैं। तो फिर बाकी चीज़ें कोई इनमें क्लैरिटी है या आप लोगों के साथ ऑलरेडी कमिटमेंट्स थी कि आप हमें वोट दें, आप इनको निकालने में हमारी मदद करें, हम कल को आपको इलेक्शंस के लिए वोट देंगे, टिकट्स देंगे माज़रत? देखें, जहाँ तक पैसों की बात है, ये इल्जाम तराशी निहायत घटिया और संगीन है, और मेरे पे तो अगर ये किसी ने की तो फौरन उसको लीगल नोटिस जाएगा, क्योंकि इल्जाम तराशी से तो कुछ नहीं होता ना, आपको सबूत लाने पड़ते हैं। आपके पास सबूत है तो वो लेके आए, वरना फिर अपना मुंह बंद रखें और गद्दारी के फतवे भी अपने तक महदूद रखें, दूसरों पे ये चीजें ना उछा लें। और देखें, जो सियासी जोड़ तोड़ है वो आप पीटीआई पे तो नजर डालें ना, कितने लोग हैं जो कितनी पार्टी से आके तो पीटीआई में बैठे हैं, तो वो क्या कोई पीटीआई के फाउंडर मेंबर थे? जो पीटीआई के फाउंडर मेंबर थे वो हैं किधर? मैं तो उनको ढूंढती फिरती हूँ, मुझे तो कोई उनमें से नजर नहीं आता। कहाँ है वो फौजिया कसूरी, कहाँ है वो हामिद खान, कहाँ है वो जस्टिस वजीर, कहाँ है वो जहांगीर करीम, कहाँ है वो अलीम खान, कहाँ है वो अहमद जवाद, कहाँ है अदना कासिम जो उस्मा कारदार के लाती थी? आप मुझे ये बताएं, कौन है जो इस वक्त खान साहब के इर्तिकाब आपको नजर आता है? ये शहबाज गिल कहीं नजर आए थे आपको 2019 से पहले? शहजाद अकबर नजर आए थे 2019 से पहले? मुईद यूसुफ नजर आए थे 2019 से पहले? मैं कितनों का नाम लूं? तो उसमें जिन लोगों को आप पॉइंट आउट कर रही हैं, हम 2018 के बाद जब ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम का कोर टीम का खान साहब की हिस्सा बनते जा रहे थे, हम लोग उस वक्त भी आप लोगों से ये सवाल करते थे कि जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ना हमें टिकट्स के वक्त वो दिखाई दिए। तो इतना फिर टाइम क्यों लिया आपने, पौने 4 साल ये फैसला करने में कि ये लोग जो हैं ये फाउंडिंग मेंबर्स में से नहीं है, ये पीटीआई के विजन को फॉलो नहीं करते, जो असल लोग हैं वो पीछे चले गए हैं, तो अब हमें पार्टी छोड़ देनी चाहिए? देखिए, ये जो पार्टी में टिकट देने का जो फैसला होता है या किसी को पार्टी में रखने या साइडलाइन करने का फैसला होता है, ये हमारे आपका फैसला तो नहीं है, ये तो ऊपर की लीडरशिप का फैसला होता है। हम जितना मर्जी उसके खिलाफ बात करें या जितना मर्जी कहें कि जी गलत फैसला है, एक कारकुन को की आवाज को कौन सुनता है? बहुत बोले, बहुत चीखे। मैं तो मुझे याद है जब सैफुल्लाह नियाज़ी पार्टी छोड़ के चले गए थे, मैंने खान साहब को कई दफा खुद कहा वो आपके पुराने साथी हैं, आप उनको बुलाएं। तो मुझे आगे कहते थे मैं बेहतर जानता हूँ कि आप बेहतर जानती हैं। तो ये फैसले उनके हैं, ये हमारे नहीं है। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि पार्टी को नुकसान हुआ है, फाउंडर मेंबर्स जब चले गए उससे नुकसान होता है, क्योंकि लॉयल्टी का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके जब लॉयल लोग नहीं रहेंगे तो फिर आपका इस मैनिफेस्टो कौन आके लेके बढ़ेगा? वो लोग जो जिन्होंने आपको उसमें समझ, जो आप पार्टी के साथ लॉयल्टी की बात कर रही हैं, ठीक है, आपने कहा कि आप लोगों को कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि आप लोग वोट करें परवेज इलाही साहब को, तो लॉयल्टी तो फिर इन तमाम अरकान की भी क्वेश्चन होगी कि चीज़ें तो अपेरेंटली क्लियर थी, सबको पता था कि पार्टी परवेज इलाही साहब को सपोर्ट कर रही है। आप लोगों ने उन लोगों को वोट किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनकी शदीद हद तक मुखालिफत थी, आप लोग खुद उनके खिलाफ बातें करते रहे, तो लॉयल्टी तो फिर आप लोगों की भी क्वेश्चन ही होगी इस इक़दाम के बाद। मेरी बात सुने, आप कौन सी लॉयल्टी की बात कर रहे हैं? आप कौन सी पार्टी पॉलिसी की बात कर रहे हैं? एक दिन पहले तो हमें पूरे अखबारों ने बताया था कि जो परवेज इलाही हैं वो जाके ऑपोजिशन के साथ हाथ मिला लिया उन्होंने और वो उनके कैंडिडेट हैं, और खैर खुदाली की दुआ करके वो हर चीज फाइनल हो गई है। कौन सी लॉयल्टी की बातें करते हैं? फिर अगले दिन अचानक पता चला कि वो बनी जाला में बैठे हुए हैं। तो किसने किसको ब्लैकमेल किया? किसने कौन सी पार्टी लाइन फॉलो किया? आप मुझे ये तो समझा दें पहले प्लीज, खुदारा। सही हो गया। 160 मेंबर थे आपके, 160 से ज्यादा मेंबर थे आपके पीसीआई के, उनमें से एक भी कोई उस काबिल नहीं खान साहब को नजर आया जिसको वो सीएम बना सकते। गुलजार साहब को
1.5 साल से वो कह रहे थे ये परवेज इलाही इनको इनकी जगह मुझे आप लेके आए, तो खान साहब को कुछ समझ नहीं आ रही थी, ना उनको कुछ नजर आ रहा था। करप्शन की दास्तानें उनकी हर जगह फैली हुई थी, वो उनको पहुंचाई भी जा रही थी, तो खान साहब ने कोई एक्शन लिया, तो आज फिर उसी का नतीजा भुगत रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुछ बात थोड़ी सी बजट की कर लें। अभी जो वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया है, आप समझती हैं कि ये आवाम दोस्त बजट है, या जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि ये IMF डिक्टेटेड बजट है? और जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे परसों, जो उन्होंने खुशखबरी की नवीद सुनाई कि जी IMF ने इजाज़त दे दी है कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा करें, तो वो बातें जो खान साहब जो एक नैरेटिव लेकर चल रहे हैं कि हम लोग खुद अपनी खुद मुख्तारी के हवाले से फैसले खुद नहीं करते, हमें डिक्टेट किया जाता है, मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी ये कह दिया, तो आपको नहीं लगता कि ये बयानिया फिर ठीक है कि मतलब हम कोई ग़ुलाम है कि हम उनसे पूछ के अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करें? और दूसरा, जो बजट पेश हुआ, आप अगर उसका एनालिसिस करें तो आप क्या समझती हैं कि ये आवाम दोस्त बजट है, या आपके ख्याल में हुकूमत इतनी मजबूर थी कि उसको डिक्टेशंस लेनी पड़ी और ये सख्त बजट है? देखिए भाई साहब, बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर आपने एक अंबार अपने ऊपर कर्जों का चढ़ाया हुआ है, तो जाहिर है जो जिसने आपको इतने पैसे दिए हैं वो उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं आप जाके तो वो पैसे इस्तेमाल कर सकते ना। वही पैसे आपने इस्तेमाल करके तो आपने सारा अपना मोस्टली आपने अपने जो बजट में, ये बजट अगर आप मुझसे पूछे तो ये बजट बैंकरप्सी से पाकिस्तान को बचाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि हम लोग बैंकरप्सी के दाने पे पहुंच चुके थे। 9 अरब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहुंच गए थे। अब अगर खान साहब जो कि ये IMF से 4-5 महीने पहले कमिटमेंट करके उन्होंने वो कमिटमेंट पूरी नहीं की और उनसे $1 अरब जो थे वो रिलीज करवा लिए, कहते कि हम ये सारी चीजें करेंगे जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने नहीं की। तो वो उसकी वजह से जो सारा मसला है वो इस नई हुकूमत से आगे गिर गया। अब अगर आपने अपना मुल्क आगे चलाना है और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने कम हैं, आपका करंट अकाउंट डिफिसिट इतना ऊपर चला गया है कि आप डिफॉल्ट के ढाले पे खड़े हैं, तो आपने क्या करना है मुझे आप ये बताएं। आपके पास वो कौन सा कानून का खजाना जो ऊपर से आसमान से टपक के आएगा और आपको बेल आउट करेगा इस मुसीबत से? आप मुझे इसका जवाब दे दो ना जरा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने जो बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली बात की, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन नहीं है, हम इसी को फॉलो करेंगे, हम उन्हीं के डिक्टेशंस के ऊपर आगे चलते रहेंगे? आप जब तक अपना इंडस्ट्री का पहिया सही तरह से नहीं चलाएंगे, जब तक आप अपना टैक्स बेस्ड प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में नहीं लेके आएंगे, कौन सा मुल्क है जो टैक्सेस के बगैर चलता है? आपने 22 करोड़ में से टोटल आपके 14-15 लाख लोग जो टैक्स देते हैं, क्या पूरा मुल्क जो है वो उनके टैक्स से चलेगा? तो ये सारे आपको रिफॉर्म करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। और आखिर में ये बताइएगा उस्मा साहब कि अब जो मुस्तकबिल की सियासत है वो किस प्लेटफॉर्म से होगी आपकी? यहाँ से अल्लाह चाहेगा। देखिए उधर हम लोग को सियासत किसी और मकसद के लिए नहीं ज्वाइन की थी, सिर्फ इसलिए की थी कि नंबर 1 इज्जत की खातिर और नंबर 2 कौम की खिदमत के लिए की थी। कौम के लिए खिदमत का जज्बा लेके हम सियासत में आए थे, वरना अल्लाह ताला ने जिस तरह खान साहब कहते हैं हमारे पास भी हर चीज मौजूद है, हमें क्या जरूरत थी सड़कों पे रुलने की और दिन रात एक करने के लिए। मैंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं पार्टी के लिए, बड़ी स्ट्रगल की थी, आपके सामने है वो। जरूरत क्या थी कि फैमिली लाइफ हम अपनी कुर्बान करते थे? एक मकसद के लिए निकले थे ना, एक कॉज के लिए निकले थे। और मैंने तो 3.5 साल वो उसी पे फोकस किया है एज चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन जेंडर मेंस्ट्रीमिंग। जो कमजोर तबका है उसमें खवातीन, बच्चे, ट्रांसजेंडर्स, पीपल विद डिसेबिलिटीज, इनकी अपलिफ्ट के लिए, इनकी बेहतरी के लिए मैंने काम किया और आगे भी इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि इन्हीं के लिए काम किया जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया उस्मा कादर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। आज के प्रोग्राम से इतनी ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।